सभी को राम राम। कैसा रहा आप सबका आज पेपर? सभी विद्यार्थी आज पेपर देकर लौटे हैं। अभी कुछ लोग रास्ते में होंगे, कुछ लोग घर की तरफ पहुंच रहे होंगे, कुछ पहुंच चुके होंगे तो तुरंत जाकर सोने की जल्दी पड़ी होगी। कई विद्यार्थी मैं ग्रुप में देख रहा हूँ, मैसेज आ रहा है तो ये आ रहा है कि सबसे पहले सर अब सोना है, महीने भर से बहुत मेहनत कर ली, लगे हुए थे, है ना। पेपर कैसा आया इस पे हमें चर्चा करनी है। उससे पहले मुझे चार पंक्तियां याद आ रही प्रवीण शुक्ल जी की, जो बहुत महत्वपूर्ण है। पेपर पॉजिटिव हो, पेपर नेगेटिव हो, उसके संबंध में ये चार पंक्तियां अपने जीवन में धारण करना। जाने जाने कितने अनुभवों का है यही बस सार अंतिम, तोड़ना मत मन के रिश्ते के कभी भी तार अंतिम, और जिंदगी के अनुभवों से जूझ कर मैंने ये जाना, ना कोई भी जीत अंतिम, ना कोई भी हार अंतिम। तो ये जीत हो या हार हो, अंतिम कुछ भी नहीं है, आगे संघर्षरत रहना है। पेपर के बारे में जो बातें आ रही हैं लगातार, मैं कई विद्यार्थियों से पूछ रहा हूं। परीक्षा सेंटर पे नोएडा वाले पे मैं खुद स्वयं उपस्थित था, वहीं काफी विद्यार्थियों से, कई अपने जूनियर से, छोटे भाई बहनों से चर्चा की और जानने की कोशिश की कि आखिर पेपर एनटीए ने बनाया कैसा। कुछ लोगों ने कहा सरल पेपर है, कुछ ने कहा मॉडरेट है, कुछ लोगों ने कहा कि पेपर में कुछ प्रश्न तो अच्छे खासे कठिन थे। एक हिंदी वाले सबसे ज्यादा परेशान हुए हैं तो पेपर वन के डीआई से। ये एक मत से जो सब लोगों ने कहा, हिंदी वाले सारे विद्यार्थियों ने जो एक मत से एक बात कही है वो डीआई को लेकर कही है कि सर डीआई तो बहुत ही खतरनाक आ गई, डीआई में बहुत समय चला गया। मैंने अपने विद्यार्थियों को पहले ही यह बात बताई थी कि पेपर वन हिंदी वाले पहले सॉल्व ना करें, पेपर टू से ही शुरू करें, वरना पहले ही पेपर वन में उलझ गए तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है ना। प्रश्न कहां कहां से आए हैं इस प्रश्नों पे, जैसा कि पहले भी हम लोगों ने कहा था कि यूनिट 5 से 10 तक ज्यादा प्रश्न आते हैं, टेक्स्ट पे ज्यादा पूछा जाता है और टेक्स्ट पे ही ज्यादा पूछा गया, फिर से टेक्स्ट पे फोकस हो गए। क्रम के प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे गए, विद्यार्थियों ने कहा सर क्रम बहुत लगाने के लिए दिया गया। उपन्यासों में तो ऐसा पूछ लेगा, कई उपन्यासकारों के सीधे सीधे क्रम, उनकी रचनाओं के क्रम लगाइए भाई। काव्यशास्त्र में पूछा तो आचार्यों के क्रम लगाने को पूछ लिया। तो यानी क्रम लगाने का बहुत, कुछ प्रश्न सच में सरल प्रश्न आ गए, है ना, कुछ तो सच में ही सरल थे कि वो बच्चन सिंह वाला तो सब विद्यार्थी मुझसे कहते कहते हंस रहे हैं कि सर ये बताओ ये किस तरह का प्रश्न। कुछ रिपीट हुए तो उन रिपीट वालों में ये भी है कि राजा नरमसिया का पात्र बच्चन सिंह, तो वो कंपाउंडर, तो वो उसके बारे में। ऐसे कुछ सरल, कुछ मॉडरेट और कुछ ठीक ठाक प्रश्न आए हैं। प्रश्नों के बारे में जब चर्चा करें तो एक पूरी लिस्टिंग मैंने की है, जो विद्यार्थियों ने बताया कि कैसे कैसे प्रश्न आए, इसकी एक पूरी लिस्टिंग अपने पास है। तो ये एक बार समझते हैं पेपर कैसा आया, कहां कहां से कितने कितने किस किस प्रकार के प्रश्न आए, इसको एक बार समझते हैं। ठीक है, तो मुझे जो विद्यार्थियों ने बताया सबसे पहले तो कि असर्शन रीजनिंग वाले, असर्शन रीजन वाला कोई प्रश्न नहीं आया। तो इस बार जो नई बात थी वो यही थी, ये कथन कारण वाले, कथन कारण असर्शन रीजनिंग, जिसको हम लोग कहते हैं असर्शन रीजनिंग, वहां से कोई प्रश्न नहीं आया। ठीक है, तो असर्शन रीजन के प्रश्न नहीं आए। ये तो एक नई तरह की बात हुई, क्योंकि हर बार प्रश्न इसके आते थे। ठीक है, असर्शन रीजन के कोई प्रश्न इस बार नहीं देखने को मिले। इसके अलावा जो प्रश्न देखने को मिले हैं, बच्चन सिंह जैसे सरल प्रश्न, सरल प्रश्न, कुछ कुछ सरल प्रश्न, और मैं समझता हूं वो कुछ सरल प्रश्न में कुछ ही हैं, यानी लगभग अगर मानेंगे तो आप मान के चलो कि कुछ 50 प्रश्न, लगभग 50 से 60 प्रश्न सरल होंगे। अच्छा, सरल वो भी नहीं है, सरल वो भी नहीं है, सरल वो भी नहीं है, उसमें भी जिसने ठीक से याद कर रखा। बस ये बात है, जब सरल कह रहे हैं तो उसमें इतनी सी बात है कि सीधा सीधा फैक्ट पूछ लिया गया है ना, तो सीधा फैक्ट पूछा तो सीधा फैक्ट विद्यार्थियों को सरल लगता है कि सी सरल है, लेकिन सीधे सीधे फैक्ट भी कई विद्यार्थियों को याद नहीं होते। कई विद्यार्थियों को सीधे सीधे फैक्ट भी याद नहीं होते, जिसने ठीक से रट्टा मारा होगा वो इसमें कर पाएगा। तो 50-60 प्रश्न, कुछ सरल प्रश्न जिनको सीधे सीधे फैक्ट्स कहेंगे, इसमें बहुत गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। कौन सी रचना का कालक्रम, या किस कब कौन सी रचना प्रकाशित हुई, या उनका क्रम, पात्रों का जो लगाने के लिए, मिलान करने के लिए दिया, तो वो उस प्रकार के सरल प्रश्न भी कुछ है। रचनाओं के क्रम को लेकर जो प्रश्न पूछे हैं, है ना, रचनाओं के क्रम पर बहुत प्रश्न आए हैं, ये मुझे विद्यार्थियों ने बताया। रचनाओं के क्रम पर अधिक प्रश्न है।
हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना, है ना, और अमृतलाल नागर की, प्रेमचंद, ऐसे कितने कितने रचनाकार हैं जिनकी रचनाओं पर प्रश्न आए, इनकी रचनाओं से प्रश्न पूछे गए। एक धूमिल जो कवि हैं आधुनिक काल के, उनका सीधा सीधा प्रश्न उनके उससे आया। धूमिल, धूमिल की कविता जिसमें मोचीराम की भी पंक्ति है, जिसमें नक्सलवाड़ी की भी पंक्ति है, यूनिट 5 से ये आ गया, नक्सलवाड़ी की भी पंक्ति है, ठीक, और रोटी और संसद की पंक्ति। तो वो मिलान करने के लिए कौन सी पंक्ति किसकी है, रोटी और संसद, तो ऐसी पंक्तियों का मिलान, ठीक है। तो पंक्तियों का मिलान करने के लिए दिया गया था, ये मुझे विद्यार्थियों ने बताया। एक सरल प्रश्न वो भी आया, जब हम सरल प्रश्न की बात करते हैं तो उन्हीं सरल प्रश्नों में ये भी पूछा गया कि किस अपभ्रंश से कौन सी बोली निकलती है। ये कोई कठिन प्रश्न नहीं है। जब जब हमने भाषा वाली यूनिट पढ़ी, विद्यार्थियों ने जिन्होंने पढ़ी है, यह बात तो हम पढ़ते ही है कि किस अपभ्रंश से कौन सी बोली निकली हुई है। तो ये सरल और सीधा प्रश्न, ये भी आज के पेपर में देखने को मिला। लक्षणा पर जो प्रश्न आया है, सचमुच उसने कमाल कर दिया। लक्षणा पर प्रश्न, लक्षणा शब्द शक्ति पर अच्छा प्रश्न आया। दो प्रश्न मुझे विद्यार्थियों ने बताया कि लक्षणा शब्द शक्ति पर आए हैं। जब और हमने पूरे दिन की कोशिश की कि और बताओ भाई और क्या क्या आया, लक्षणा की पंक्तियां उन्होंने बताया कि एक तरफ पंक्तियां दी गई और फिर उसमें उसके भेद पूछे गए कि कौन सी लक्षणा है ना। आचार्यों का कालक्रम, जब काव्य शास्त्र की चर्चा की तो काव्य शास्त्र में आचार्यों का कालक्रम भी पूछा गया कि भाई कौन सा आचार्य किस समय काल में आ रहा है। ये सरल प्रश्न है, ये सरलतम में आता है। जैसे बच्चन सिंह वाला सरल प्रश्न है, जैसे आचार्यों का कालक्रम सरल प्रश्न में आ गया, जैसे कौन से अपभ्रंश से कौन सी बोली, ये सरल प्रश्न में आया। लेकिन कुछ प्रश्न सचमुच कठिन प्रश्न थे, है ना। कठिन प्रश्न, ये कठिन प्रश्न भी थे। लगभग 15 से 20 प्रश्न ऐसे कठिन प्रश्न हैं। जब हम कठिन प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं तो इसमें कौन सा प्रश्न आ गया, जैसे इसमें लोहिया वाला प्रश्न, मुझसे कई विद्यार्थियों ने कहा लोहिया के जीवन के संबंध में, तो वो कोई हल नहीं कर पा रहा, क्योंकि इतनी गहराई से लोहिया को किसने नहीं पढ़ा, गांधी को पढ़ते थे, अंबेडकर को पढ़ते थे, तो लोहिया के जीवन के संबंध में लोहिया के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को उसमें क्रम से लगाना था। ये प्रश्न एक आया था, लोहिया के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं, उनको क्रम से लगाना था। ये भी कठिन प्रश्न के अंतर्गत था। उसी कठिन प्रश्न के अंतर्गत मैं समझता हूं स्वामी विवेकानंद पर एक प्रश्न आया था। स्वामी विवेकानंद पर जो प्रश्न आया, संस्कृति के 4 अध्याय से संबंधित वो प्रश्न था, स्वामी विवेकानंद वाला, वो भी कठिन प्रश्न के अंतर्गत ही आएगा। बहुत जल्दी विद्यार्थियों के इसके संबंध में भी नहीं पता जो स्वामी विवेकानंद वाला प्रश्न है। हाँ, अब जब एक टोकरी भर मिट्टी कहानी की विशेषताएं कुछ बताई हैं, तो वो जो प्रश्न था वो सरल प्रश्न के अंतर्गत है, जिसमें एक टोकरी भर मिट्टी। उसी का कटवार से भी एक प्रश्न विद्यार्थियों ने मुझे बताया। अनुच्छेद 346 से प्रश्न पूछा गया, तो वो भी सरल है। अनुच्छेद 346 से भी विद्यार्थियों ने पढ़ा। मैं हमेशा क्लास सब्जेक्ट पढ़ाई यूनिट 1, तो बोलियां जरूर कर लेना, अनुच्छेद जरूर पढ़ लेना। एक प्रश्न वहां से आता है ना। 7, 8, 10 अनुच्छेद है हमारे, 8 वो अनुच्छेद और 120 और 210 जोड़ के 2 और जोड़ो 10 अनुच्छेद है, और उन 10 से एक प्रश्न आ रहा है तो उसको जरूर पढ़ लेना चाहिए था। कुछ जिन्होंने देखो पेपर अब देकर आया, पर आपको पता चल गया होगा कि हम लोगों की कैसी तैयारी थी, क्या क्या आप पढ़कर गए थे। दिल्ली दरबार दर्पण से भी प्रश्न आया, नाटक के पात्र पूछ लिए गए, अंदिर नगरी इत्यादि से। प्रसाद के नाटक की भूमिका से संबंधित, यह भी कठिन प्रश्न के अंतर्गत ही आएगा, मैं इसको मानता हूं। प्रसाद के नाटक की भूमिका जो पूछी गई है ना, भूमिका दी, फिर ये पूछी कि ये किस नाटक की भूमिका है। हालांकि हम लोग निरंतर यह बात कहते रहे कि भूमिका से प्रश्न आ रहे हैं तो भूमिका जरूर पढ़ के जाना, लेकिन फिर भी जिन विद्यार्थियों ने नहीं पढ़ पाई होगी उनके लिए ये कठिन प्रश्न ही है।
मजदूरी और प्रेम निबंध के शीर्षक जो लगाने थे वो कठिन प्रश्न के अंतर्गत मैं उसको नहीं मानूंगा। जब मजदूरी और प्रेम निबंध उसको शीर्षक को लगा रहे हैं, वो एक तरह से मॉडरेट या एवरेज प्रश्न है। तो कुछ कठिन प्रश्न हैं, कुछ सरल प्रश्न हैं और कुछ एवरेज, कुछ एवरेज प्रश्न हैं। और ऐसे कितने होंगे? लगभग 20 प्रश्न ऐसे जिनको हम एवरेज मान के चलें। जैसे मजदूरी और प्रेम का शीर्षक लगाना, ये एवरेज प्रश्न के अंतर्गत है, मजदूरी और प्रेम वाला। चूंकि एक दिन पहले ही यानी ठीक कल ही मैंने जब अन्य गद्य विधाओं पर चर्चा की थी तो आपको बताया था कि मजदूरी और प्रेम और उसके निबंधों का शीर्षक लगाया था, यानी एक दिन पहले की कक्षा जिसने ली है उसके 2-3 प्रश्न तो उसी से अन्य गद्य विधाओं पे हमने प्रश्न किए थे कल, और कल के अन्य गद्य विधाओं का सेशन जो लेके गए थे उनके अन्य गद्य विधाओं के अधिकतम प्रश्न सही हो गए, कई विद्यार्थियों ने ऐसा बताया। तो मजदूरी और प्रेम ये इसी एवरेज प्रश्न के अंतर्गत ही आएगा। माटी की मूर्तियों के पात्रों के क्रम, ये भी इसी के अंतर्गत, यह भी हम लोगों ने कल करा था, ये भी कल वाली क्लास में ही था। ठीक है, पात्रों का क्रम लगाने के दिया, कौन पात्र पहले आया कौन बाद में, यह उसमें आता है। जैसे उत्तरकांड की चौपाई, यह जो प्रश्न है यह कठिन प्रश्न के अंतर्गत है। उत्तरकांड की एक चौपाई दी जिसमें विद्यार्थियों से पूछा यह शब्द का अर्थ बताओ, और ये बात किसने किससे कही। तो जो उत्तरकांड की चौपाई से संबंधित प्रश्न है यह भी कठिन प्रश्न के अंतर्गत है। जो उत्तरकांड के प्रश्न है ये भी कठिन प्रश्न के अंतर्गत मैं मान के चलता हूं, विद्यार्थियों को उतनी जल्दी से आसानी से याद भी नहीं होती। रस्मृति की पंक्तियों का क्रम लगाने के लिए दिया गया था, वो एक तरह से एवरेज प्रश्न में है। रस्मृति की पंक्तियां अगर जिसने ठीक से पढ़ी होंगी, जो कर्ण जाति के संबंध में चर्चा करते हैं, तो वो लगा सकते हैं उन पंक्तियों को क्रम से, वो लगभग विद्यार्थियों को याद होती है। कुछ लोग जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए वो एवरेज है, जिनको बिल्कुल वो नहीं पढ़ा है रस्मृति तो उनके लिए वो इसमें चले जाएंगे कठिन प्रश्न के अंतर्गत, है ना। भारत भारती के भविष्य खंड से प्रश्न आया। पाश्चात्य काव्यशास्त्र में भी ये सरल प्रश्न ही मैं मानूंगा। पाश्चात्य काव्यशास्त्र में सीधा सीधा फैक्चुअल प्रश्न है, जिसमें नीत्शे, लियोटार्ड, जॉक देरिडा इनको एक तरफ से दिया गया और इनकी कुछ पुस्तकें कि इन्होंने कौन सी पुस्तकें लिखी, तो उसको भी हम लोग सरल के अंतर्गत मानेंगे। जिसने फैक्ट ठीक से पढ़ा होगा उसको वो याद होगा, है ना, उसमें कोई टिपिकल बात नहीं थी। अस्तित्ववाद से संबंधित कथन, ये प्रश्न आता है। भ्रमर गीत के राग, राग के संबंध में एक बार पहले भी प्रश्न आया भ्रमर गीत के राग लगाने के लेकर, तो उसको भी एक तरह से हम लोग एवरेज प्रश्न में मानना चाहिए भ्रमर गीत के राग। ठीक है, तो भ्रमर गीत के राग भी इसमें इसमें हम लोग मान सकते हैं। ठीक, और भाषा से संबंधित एक शुक्ल जी का कथन आया, और ये शुक्ल जी का कथन नहीं था, एक कथन दिया भाषा से संबंधित, और फिर उसमें ऑप्शन विद्यार्थियों ने जैसा मुझे बताया ऑप्शन दिएगा कि शुक्ल जी ने बिहारी के बारे में कहा है, शुक्ल जी ने सूरदास के बारे में कहा, या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसी के बारे में कहा, यह किसने किसके बारे में कहा। यानी आपको आचार्य भी पता होना चाहिए किसने ये बात कही और किसके संबंध में कही, दोनों बातें पता होना चाहिए। ऐसा एक अच्छा प्रश्न आया है ना, तो वो भी एक अच्छे प्रश्न के अंतर्गत आएगा। तो ऐसे कुछ प्रश्न, हाँ, एक व्याकरण से कुछ प्रश्न आए, जैसे संज्ञा विशेषण, क्रिया विशेषण, इससे संबंधित कारक से संबंधित प्रश्न आया, तो व्याकरण के भी कुछ प्रश्न देखने को भी मिले। व्याकरण के प्रश्न रहे इसमें, जिन प्रश्नों में आपका संज्ञा, कारक इत्यादि से संबंधित प्रश्न थे, यह भी देखने को मिले। उसने कहा था कहानी से आया, सरल है। उसने कहा था कहानी सब लोगों को रट गई है, सबने पढ़ी है, तो उससे जो प्रश्न आया उसको भी हम सरल के अंतर्गत रख सकते हैं। पद्मावत की पंक्ति आई और उसका शब्द उस शब्द एक शब्द आया, उसका अर्थ पूछा गया कि इस शब्द का अर्थ क्या है पद्मावत की पंक्ति में। आषाढ़ का एक दिन पात्रों का क्रम, आषाढ़ के एक दिन में कौन सा पात्र कब आया है, ये प्रश्न है। तो ये भी एक तरह से अच्छा प्रश्न है कि आषाढ़ के एक दिन के पात्रों का क्रम कौन कब आया उसमें, यानी किस पात्र की एंट्री कब हो रही है। ठीक है, तो इसमें पात्रों का क्रम जो आया है वह भी बहुत अच्छा प्रश्न है।
ठकुरी बाबा का कथन महादेवी वर्मा के संबंध में। यूनिट 10 से अच्छे प्रश्न आए, हालांकि मैंने विद्यार्थियों से कहा था कि यूनिट 7 8 अच्छे से करना, 10 अच्छे से तो ये जो अच्छे से की गई होंगी। उपन्यास पे उतना मैं जोर नहीं दिया क्योंकि वो बहुत ज्यादा बड़ा विस्तृत होता है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे प्रश्न पूछे गए, उपन्यास पर भी प्रश्न पूछे गए। तो हम लोगों ने जो चर्चा की थी, मूल लब्बो लबाब उसका सारांश, उसकी बात यह है कि जैसा हमने सोचा था वैसा ठीक पेपर नहीं आया, लेकिन उससे बहुत अलग भी नहीं आया, पेपर अच्छा पेपर बनाया। कई विद्यार्थियों का कहना है कि सर ये पिछले वर्ष जैसा पेपर था उससे कुछ हल्का है, कुछ हल्का पेपर पिछली बार की अपेक्षा इसको कहना चाहिए। तो पेपर के संबंध में जो कुछ एक दो बातें हैं, ये कुछ प्रश्न पूछे गए। अभी प्रश्न और निरंतर आ रहा है, निरंतर विद्यार्थी मुझे व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे सब जगह मैसेज लिख रहे हैं कैसा पेपर आया है। अभी देखना, मैं समझता हूं पेपर के संबंध में अगर हम यह बात मान के चलें, पिछली बार की तुलना में पेपर कुछ इजी था, ऐसा विद्यार्थियों का मानना है। जो विद्यार्थियों ने जो आप सबने बताया वही मैं बता रहा हूं। पिछली बार की तुलना में कुछ सरल पेपर था, ठीक है, ऐसा भी देखने को मिला। सबसे ज्यादा पेपर 1 में विद्यार्थी फंस गए हैं। पेपर 1 डीआई ने बहुत परेशान करा, पेपर 1 डीआई ने अधिक परेशान किया विद्यार्थियों को। अगर कई विद्यार्थियों का जेआरएफ रुकता है तो ये डीआई उसका कारण होगा, है ना, ये मान के चलते हैं हम लोग। विद्यार्थियों का जैसा कहना है कि हमारा पेपर जो है वह इजी है, कुछ का कहना मॉडरेट है, कुछ विद्यार्थियों का जो कम पढ़ के गए उनका कहना है हार्ड भी पेपर था। मैं इसमें कहूंगा कि यह मॉडरेट ही पेपर है। इसमें एक संज्ञा और जोड़ दूं, मॉडरेट ज्यादा, कुछ कठिन। यह पूरी पंक्ति ही ध्यान रखो, इसको सरल मत कहो। देखो सरल कुछ नहीं होता, जो फैक्ट्स आते हैं उसमें भी बहुत त्रुटियां हो जाती हैं, सरल सरल प्रश्नों में भी फैक्ट्स में हम लोग त्रुटियां कर देते हैं, तो कुछ त्रुटियां होती ही होती हैं। बस पिछली बार की तुलना में सरल है, मॉडरेट, ठीक ठाक मॉडरेट है, और थोड़ा सा कठिन कहीं कहीं कह सकते हैं। पेपर 1 डीआई ने बहुत परेशान कर दिया, बाकी पेपर टू ठीक है, ठीक है। जब पेपर 2 की हम चर्चा कर रहे हैं तो पेपर 2 पिछली बार की तुलना में कुछ सरल और बाकी ठीक ठाक पेपर। इसको हम जो कहते हैं ऊबड़ खाबड़ प्रश्न इस बार नहीं आए, जैसे भाई किसकी आंखें नीली हैं, पीली हैं, गुलाबी हैं, ये प्रश्न पिछली बार पूछा गया, या चक्की आवाज कैसी करती, खटखट, पिस पिस, पस पस क्या आवाज करती, ये सब पूछा गया था। तो ऊबड़ खाबड़ प्रश्न इस बार नहीं आए, ऊबड़ खाबड़ प्रश्न नहीं आए। इस पेपर को, एनटीए को पेपर बनाने के मामले में यह, वैसे हम लोग देखते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की जितनी परीक्षा होती है, जीडीसी का हुआ या अन्य राज्यों में जितनी परीक्षाएं होती हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, उन सबसे अच्छा पेपर नेट जेआरएफ का बनता है। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि कुछ ठीक ठाक उसी के स्तर का पेपर रहा है, तो इसको हम ऊबड़ खाबड़ प्रश्न नहीं है तो अच्छा पेपर इसको कह सकते हैं। यह एक अच्छा पेपर था। अच्छा पेपर विद्यार्थी समझो, अच्छा पेपर से तात्पर्य क्या होता है, अच्छा पेपर यानी सरल पेपर होना नहीं होता, अच्छा पेपर यानी उसमें जिसने पढ़ाई की हो वो अपना पेपर कर पाए और सिलेबस से बाहर का फालतू प्रश्न ना आए। तो कई विद्यार्थियों का ऐसा कहना था कि सर जिसने ठीक से पढ़ा होगा उसका पेपर हो जाएगा, बहुत ऊबड़ खाबड़ कोई प्रश्न था नहीं, सरल थे लेकिन फैक्चुअल थे, उसके अलावा जो सब्जेक्टिव प्रश्न थे वो अच्छे खासे दिमाग लगाने वाले थे। तो यह एक बेहतर पेपर था, इसको हम अच्छा बेहतर पेपर कहना चाहिए। बेहतर पेपर था। ये कुछ बातें हैं जो आज के पेपर का लब्बो लबाब है, यानी लब्बो लबाब का अर्थ सारांश है, यानी आज के पेपर की जो मुख्य बातें हैं जो यहां सामने आ रही हैं,
एक बात मुझे ध्यान आ रही है, जाते जाते आपको बता दूं, आप कट ऑफ को लेकर परेशान होंगे, कट ऑफ कम रहने वाला, ज्यादा रहने वाला, इस पर भी हम चर्चा करेंगे शाम तक। और कुछ विद्यार्थियों से मुझे बात करने दीजिए, फिर कट ऑफ की भी चर्चा करते हैं। लेकिन एक बात मुझे बहुत विद्यार्थियों ने कही, अलग अलग सेंटर से वो बात सामने आई। जिस सेंटर पे मैं था वहां कुछ विद्यार्थियों ने कहा कि सर भैया आप प्लीज इस बात को रखिएगा, और हमारे लगातार व्हाट्सएप पे भी, टेलीग्राम चैनल पे भी मैसेजेस आ रहे हैं, जो सेंटर एनटी ने दिए थे वो सेंटर बहुत ज्यादा गर्म, वहां पे पंखा ठीक से नहीं, वहां पे एसी तो खैर छोड़ दो, इनसे क्या उम्मीद करें। मैंने ये बात कही कि भाई जब पेपर बनाने वाले एसी में बैठते हैं तो देने वाले भी कम से कम एसी में बैठ पाए, पंखा कम से कम ठीक से काम करता हो, इतनी व्यवस्था तो हो। तो व्यवस्थाएं वहां पे बहुत लचर व्यवस्था एक तरह से थी परीक्षा केंद्रों पे, बहुत दुखदाई। विद्यार्थी ऐसे उमस के समय में, ऐसी गर्मी में, भरी गर्मी में जब पेपर दे के निकल रहे थे तो सचमुच उनको थकावट महसूस हो रही थी। उनका कहना था कि भैया कोई व्यवस्था यहाँ पे नहीं थी। कुछ विद्यार्थियों से ऐसे शिकायतें आई हैं, अगर आपके सेंटर पे भी ऐसा हुआ हो, आपके साथ हुआ हो, तब तो जरूर लिखो, टिप्पणी करो, मैसेज करो। आपके सेंटर पे किसी के साथ हुआ आपने देखा तो भी इस बात को लिखना कि किसी का सिस्टम बंद हो गया हो बीच में। मुझे 3-4 लोग नोएडा वाले सेंटर पे मिले जिन्होंने कहा कि सर सिस्टम बीच में बंद हो गया, फिर हमने दूसरा पीसी लिया, फिर तीसरा लिया, ऐसे में टाइम बहुत जाता है। कई बार ऐसा होता है, होता क्या है, हमारा सिस्टम काम नहीं कर रहा, माउस काम करना बंद कर गया, तो 2 मिनट तक काम नहीं किया, फिर हमने उसको बुलाया तो वो माउस को ठीक करने की कोशिश करता है, इसमें 2-4 मिनट निकल गए। फिर वो कहता है कि सर ये सिस्टम काम नहीं कर रहा, आप दूसरा ले लो। तो उन्होंने टाइम यही स्टॉप किया, दूसरे सिस्टम में आपको अलाउ किया, दूसरे सिस्टम से आपका टाइम यहां से शुरू हुआ। लेकिन इसके बीच में जो 4-5 मिनट चेक करने में चले गए वो कहां चले गए। तो कुछ विद्यार्थियों ने कहा कि सर 2-3 बार मेरा सिस्टम चेंज करवाया, मेरा काफी टाइम उसमें चला गया। इस प्रकार की जो चीजें हुई हैं, एनटीए को इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। पेपर इस बार अच्छा बनाया है, इसको लेकर हमें संतुष्टि है। बाकी पेपर और आएगा और प्रतिक्रिया आएगी तब इस पर स्पष्ट तरीके से कह पाएंगे। मैं समझता हूं आप सब लोग थोड़ा आशावादी रहकर हम लोग कट ऑफ की प्रतीक्षा करें। अंतिम 2 पंक्तियां, ये माना मेरे सामने खाली गिलास है। ये कुंवर बेचैन जी की पंक्तियां हैं। कुंवर बेचैन जी की पंक्तियां अपने साथ ले जाएं। ये माना कि मेरे सामने खाली गिलास है, पर इतनी तो तसल्ली है सुराही के पास है। तो सुराही के पास है अपना गिलास, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी भर जाएगा। हम लोग थोड़ा पॉजिटिव रह के काम करेंगे तो मुझे लगता है इस बार के कट ऑफ में ही सही निर्णय होगा। पहले से कोई भी बात ना सोचें, धैर्य रखें, धीरज रखें। कट ऑफ के बारे में भी हम लोग जल्दी चर्चा करेंगे। राम राम, राधे राधे, ध्यान रखें।